वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर वाजिद और हमारा आज का टॉपिक है क्रोमोसोम। आज की इस वीडियो में हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम है क्या चीज़ और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह है। इसके साथ साथ क्रोमोसोम किन चीज़ों से बना है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्रोमोसोम है, सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी है वो है क्रोमोसोम का लोकेशन। क्रोमोसोम कहाँ पर मौजूद होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। जो तो क्रोमोसोम क्रोमोसोम का जो लोकेशन होता है क्रोमोसोम का, वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम हमारे सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो अभी फर्ज करिए जो है ना, हमारा सेल है। सेल में यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। पर स्क्रीन में यहाँ पे छोटा सा क्रोमोसोम बनाता हूँ। इस तरह मतलब बहुत से क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। कितने क्रोमोसोम? इन ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। यानी हमारे ह्यूमन सेल में जो न्यूक्लियस होता है, तो हर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और 23 पेयर्स मौजूद होते हैं। मेरा मतलब ये है कि क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। जब क्रोमोसोम्स 46 है तो पेयर्स कितने होंगे? अगर हम 46 क्रोमोसोम्स के पेयर्स बनाए तो ये 23 पेयर्स बन जाएंगे। 23 पेयर्स। तो क्रोमोसोम का जो लोकेशन है वो हमारे सेल में है और सेल में न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। इतना याद रखना जरूरी है। और क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। क्रोमोसोम के जो पेयर्स होते हैं, हम अगर उनके पेयर्स बनाए तो 23 पेयर्स बन जाते हैं। ह्यूमन के सेल में इतने क्रोमोसोम होते हैं। अभी इसके बाद हमारे लिए, अब इसके बाद हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो अभी इसके जरिए मैं आपको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है, कि किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है टेलोमेर, दूसरा है सेंट्रोमेर और तीसरा है क्रोमेटिड। तो सबसे पहले टेलोमेर। टेलोमेर जो है ये क्रोमोसोम का जो ये एंड होता है, इसे कहते हैं टेलोमेर। ये जो टर्मिनल पार्ट है, जो मैंने इस तरह काले मार्कर से दिया है, ये टर्मिनल पार्ट, ये जो क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? टेलोमेर कहते हैं। फिर इसके बाद ये क्रोमोसोम की जो आर्म्स है, बाजू है, ये ये जो है ना क्रोमोसोम के ये जो बाजू है, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्रोमोसोम के बाजू को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। इसके बाद इसका जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पे क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेर कहते हैं। सेंट्रोमेर के जरिए क्या होता है? हमारे क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। अभी इसके बाद ये जो सेंट्रोमेर है, इस पर एक किस्म का लिपिड मौजूद होता है। एक किस्म का लिपिड जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। सबसे पहले क्रोमोसोम में जो है ना, इसका टर्मिनल पार्ट जो है, क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट को टेलोमेर कहते हैं। फिर इसके आर्म्स को क्रोमेटिड कहते हैं। फिर सेंट्रल पार्ट को, जिस जहाँ पर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसे हम सेंट्रोमेर कहते हैं। इसके बाद काइनेटोकोर जो है, ये एक किस्म का लिपिड है जो सेंट्रोमेर के अराउंड होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं। मतलब सेंट्रोमेर को कवर किया होता है किसने? काइनेटोकोर ने। सिर्फ ये जो है ना हमारे लिए मतलब बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि क्रोमोसोम के का जो स्ट्रक्चर है वो किन चीजों से बना है, या फिर काइनेटोकोर क्या है। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इन्हें याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे पास, हम तो ये जान चुके हैं कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर की तरफ से किन किन चीजों से बना है, किन चीजों पर मुश्तमिल है।
अभी जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो है क्रोमोसोम खुद किन चीज़ों से बना है, उसका जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर किन चीज़ों से बना है, किस वजह से बना है, तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम जो है वो मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मतलब के बॉडी को अगर हम अंदर की तरफ से देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से बना है। कितनी चीज़ों से? 2 चीज़ों से। क्रोमोसोम जो है वो 2 चीज़ों से बना है। अगर स्ट्रक्चर को नोट करना है तो नोट कर लो और मैं रेस कर रहा हूँ। ये क्योंकि अब मैं आप लोगों को क्रोमोसोम समझाऊंगा, क्रोमोसोम किन चीज़ों से बना है। क्रोमोसोम जो है ये क्रोमोसोम हमारे साथ जो क्रोमोसोम है वो 2 चीज़ों से बना है। एक है हिस्टन प्रोटीन, हिस्टन प्रोटीन और दूसरा है काइनेटोकोर। सॉरी, दूसरा है डीएनए। काइनेटोकोर कहाँ से है? डीएनए। दूसरा है डीएनए। तो क्रोमोसोम जो है वो 2 चीज़ों से बना है, एक है हिस्टन प्रोटीन और दूसरा है डीएनए। अभी आप लोग सोचते होंगे कि प्रोटीन तो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन होते हैं हमारे जिस्म में, तो ये किन प्रोटीन से बना है? ये जो स्टेम प्रोटीन है, ये स्टेम प्रोटीन खुद एक चीज से बने हैं, वो है अमीनो एसिड। ये स्टेम प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए हैं, अमीनो एसिड। ये जो स्टेम प्रोटीन ये अमीनो एसिड से बने हुए हैं। और इसके बाद ये डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो है डीएनए का फुल फॉर्म है। अभी डीएनए जो है ये इंसान का मतलब इंसान के जो है ना एक जेनेटिक मटेरियल्स है, इंसान के सेल्स में मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जो इंसान की खसूसियात को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं, उसके ग्रोथ को और उसके आई कलर्स, ईयर कलर्स, जो भी चीज़ हमारे जिस्म में होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारे जिस्म में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंसान का ग्रोथ होना, इंसान का बाजू का मतलब की लंबाई, इसके साथ साथ स्किन कलर, जो भी चीज होते हैं मतलब इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाने, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है, तो वो काम क्या करता है, डीएनए करता है, जो हमारे पेरेंट्स की खसूसियात को हम तक पहुंचाती है और उसके जरिए उसके मुताबिक हमारे ग्रोथ को क्या करते हैं, कंटिन्यू रखती है। और सारा काम जो है वो डीएनए का है। अभी डीएनए जो है, ये डीएनए का मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा है, स्ट्रक्चर मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डीएनए समझाऊंगा। डीएनए जो है ये खुद 3 चीजों से बनी हुई है। कितनी चीजों से? मतलब ये न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स से बनी हुई है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 किस्म के चीजें हैं। फर्ज करें, पहला है फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा है, पहला है फॉस्फेट ग्रुप और दूसरा है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस और तीसरा है राइबोज या पेंटोज शुगर। तो मैं राइबोज शुगर लिखता हूँ, राइबोज
शुगर। अभी न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 किस्म की चीजें हैं। एक है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है नाइट्रोजनियस स्पीशीज और तीसरा है टाइप ऑफ शुगर। एक चीज जो मैं आप लोगों को बताने भूल गया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्ट्रैंड जैसा होता है, एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो एलेक्स के फॉर्म में होता है, पर मैंने यहाँ पे सीधा स्ट्रैंड बनाया है। ये आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि स्ट्रैंड किस लिए बनाया है, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, एक स्ट्रैंड की तरह है, तो इसलिए मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रैंड बनाया है डीएनए का स्ट्रक्चर के लिए, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। ये जो एक स्ट्रैंड है जिसे हम कहते हैं डीएनए। अब ये जो डीएनए है ये इन चीजों से बनी हुई है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनियस बेसिस। इसमें ज्यादा किरदार जो है वो नाइट्रोजनियस बेसिस का है, जो मतलब डीएनए का जो कोड है उसे डीएनए का जो कोड होता है उसे नाइट्रोजनियस बेसिस कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है राइबोस शुगर, ये भी डीएनए को बनाने में मदद देता है। तो नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो हमारे पास 4 है। नाइट्रोजनियस बेसिस जो है ये जो है ना बेसिस मतलब बुनियादी जो है वो कितने हैं, 4 है। नाइट्रोजनियस बेसिस जो है हमारे पास 4 है। तो पहला बेस जो है हमारे पास है एडेनिन, दूसरा है थाइमीन, दूसरा है थाइमीन, तीसरा है साइटोसिन, और चौथा है ग्वानिन। ये 4 जो है हमारे ये हमारे नाइट्रोजनियस बेसिस है, जो डीएनए के कोड को क्या करते हैं, कोड कर देते हैं, बनाते हैं। अभी ये स्ट्रैंड जो मैंने बनाया है इसके जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस है किस तरह डीएनए को डीएनए का कोड प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले एडेनिन जो है, एडेनिन वो थाइमिन के साथ क्या करता है, पेयर बनाता है, उसके साथ मिलता है। किस तरह मिलता है, फर्ज करें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक दो स्ट्रैंड बनाता हूँ। ये जो है एक स्ट्रैंड हुआ, ये एक स्ट्रैंड हुआ। इस साइड का जो स्ट्रैंड है ये हुआ हमारे पास क्या, ये हमारे पास थाइमिन हुआ और ये एडेनिन हुआ। अभी जब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में मिलेंगे ये एक कोड बनाएंगे। अभी एडेनिन जो है वो ग्वानिन या फिर साइटोसिन के साथ नहीं मिल सकता, उनके साथ पेयर नहीं बना सकता। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर बना सकता है और थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर बना सकता है। ये जो है डीएनए का एक रूल है कि एडेनिन थाइमिन एक दूसरे के साथ कोड बना सकते हैं, पर साइटोसिन और ग्वानिन के साथ नहीं बना सकते। इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के साथ पेयर बना सकते हैं, पर ग्वानिन पर थाइमिन एंड एडेनिन के साथ नहीं बना सकते। अभी ये किस तरह पेयर बनाते हैं, पर करिए स्ट्रैंड है, फर्ज करें स्ट्रैंड का जो है ना एक साइड थाइमिन का होता है और दूसरा साइड एडेनिन का होता है। तो इस तरह एक थाइमिन हुआ और दूसरा एडेनिन हुआ, फिर एक तरफ साइटोसिन फिर दूसरी तरफ ग्वानिन। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे साइटोसिन आया और यहाँ पे एडेनिन आया हो, नहीं, ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि इस तरह कोड बनना नामुमकिन है। एडेनिन के साथ थाइमिन मिलता है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन मिलता है, फिर इसी तरह प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। पर हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहले मतलब ये पे जो मैंने रेड कलर किए हुए हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि ये जो रेड कलर है इस तरफ खामखा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, मतलब ये कि एडेनिन आना चाहिए या फिर थाइमिन। सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ये जो है हमारे पास ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, इसके सिंबल्स जो है सिंबल्स, वो इनके जो फर्स्ट लेटर होता है उनको हम मतलब कैपिटल लेटर, ये फर्स्ट एंड कैपिटल लेटर जो होता है वो हमारे पास उसका क्या होता है, सिंबल होता है, उसका पहचान होता है। तो अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे एडेनिन आया तो जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि
फिर दूसरे स्ट्रैंड में भी पहले एडेनिन आना चाहिए। नहीं, अगर पहले सीढ़ी में हमारे पास एडेनिन पहले आया है, फिर दूसरे सीढ़ी में हमारे पास थायमिन भी पहले आ सकता है, फिर बाद में एडेनिन आ सकता है, जिसके मैंने यहाँ भी लिखा है, पहले है थायमिन, फिर है एडेनिन, फिर यहाँ पर एडेनिन पहला है, यहाँ पे थायमिन पहला है, फिर यहाँ पे साइटोसिन पहला है, यहाँ पे ग्वानिन पहला है। मतलब पहला आना जो है वो उनका कोड का मतलब कोई वो रूल नहीं है, कोई भी पहला आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो फिर अभी मैं अभी आप लोगों को ये बताऊंगा कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन किस तरह मिलकर एक क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम क्रिएट करता है। असल में डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब असल में डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। वो जो है इस तरह होता है, एक इलेक्स शेप में, मतलब एक एलेक्स जैसे शेप में होता है, जो पेचीदा होता है, एक पेचीदा शेप में होती है हमारी जो डीएनए होती है, इस तरह एक पेचीदा शेप में होती है, या फिर सीढ़िया भी हो, मतलब इसके जो स्ट्रैंड जैसा है वह भी होता है। पर ये जो है ना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक मैंने एक स्ट्रैंड बनाया है, सीधा स्ट्रैंड। अभी जो है फर्ज करिए हमारे पास के डीएनए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। अभी डीएनए का स्ट्रक्चर तो इस तरह होता है, पर ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ किस तरह मिलकर क्रोमोसोम बनाता है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 4 पेयर होते हैं, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कितने? 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। 2 3 4, मैं 4 बना रहा हूँ क्योंकि वो जो है ना, हिस्टोन प्रोटीन इस तरह होते हैं जैसे कि मार्कर है ना, या फर्ज करिए ये आधा जो है, मतलब ये जो दो क्या है, दो प्रोटीन है, एक नीचे और एक ऊपर है। हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ से देखते हैं तो नीचे का जो प्रोटीन नीचे होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए इनका जो पेयर है उसका ऊपर वाला जो प्रोटीन है वो हमें दिखाई देगा, पर नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ 4 बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझा सके। ये जो 4 बनाए हैं 4 पेयर से, असल में 8 प्रोटीन होते हैं और 4 पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो है ना वेस्टर्न प्रोटीन है, 4 धनी पेयर्स। तो इन पेयर्स को कहते हैं ऑक्टोमर्स। ऑक्टोमर्स, इन 4 पेयर्स को कहते हैं ऑक्टोमर्स। फिर एक किस्म का एक डीएनए होती है जो इनको क्या करती है, कवर करती है, एक साथ रखती है। किस तरह? इस पर गोल गोल घूमकर इसे कवर कर देती है। इस तरह पर ये डीएनए आ रही है, इस तरह इसको क्या कर देती है, कवर कर देती है स्टन प्रोटीन को। अब जब प्रोटीन को कवर कर देते हैं तो फिर हम इसी प्रोटीन और ये जो डीएनए जो है, सॉरी, ये जो डीएनए है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो डीएनए ऑक्टोमर्स पर घूमती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। तो अभी हम जान चुके हैं कि डीएनए का लोकेशन का है, मतलब क्रोमोसोम का लोकेशन क्या है और वो किन चीजों से बना है, किस तरह बना है, वो हम जान चुके हैं। मैंने कहा था कि क्रोमोसोम जो है वो एक थ्री लेग स्ट्रक्चर है, तो इसी तरह ये थ्रेड किस तरह बनाते हैं, मतलब थ्री लेग स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं, इसी तरह गोल गोल घूमते, मतलब ये प्रोसेस जो होता है वो इसी तरह कंटिन्यू होता है। फर्ज करिए यहाँ पे फिर होता है, या फिर मतलब हमारे पास स्टेम प्रोटीन होते हैं, ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू होता है और एक क्रोमोसोम का जो असल वो शेप होता है उसे क्रिएट कर देते हैं। क्रोमोसोम की तो वैसे बहुत सी शेप होते हैं, मैंने सिर्फ एक्स जैसा शेप जो था वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था और आप लोगों को समझाया। अभी क्रोमोसोम जो है वो इंसान के सेल में मैंने कहा था कि 46 मौजूद होते हैं। अभी इंसान के जिसम में दो किस्म के सेल्स होते हैं। कितने किस्म के? दो किस्म के सेल्स होते हैं। मतलब इंसान के जो है ना दो किस्म के सेल होते हैं, वो एक होता है सोमेटिक सेल्स
सोमेटिक सेल्स और दूसरे हैं सेक्स सेल्स। सोमेटिक सेल्स एंड सेक्स सेल्स। अभी सोमेटिक सेल्स क्या है और सेक्स सेल्स क्या है? ये जो सोमेटिक सेल्स है, ये हमारे जिस्म के मतलब आम सेल्स जो होते हैं, हमारे स्किन के, ऑर्गन्स के, और इसके साथ साथ हमारे जिस्म में जितने भी सेल्स होते हैं, हमारे अपने जिस्म के सेल्स, उसे कहते हैं सोमेटिक सेल्स। यानी हमारे जो स्किन की जो सेल्स है, बालों के सेल्स, जितने भी सेल्स है, उसे हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स। अभी ये जो सोमेटिक सेल्स है, ये क्या, इनमें कितने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं? सोमेटिक सेल्स में 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स सोमेटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। और ये जो फिर इसके बाद आते हैं सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे 23 पेयर्स थे, और यहाँ पे जो है ना 23 क्रोमोसोम्स है। कितने? 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं सेक्स सेल्स में, क्योंकि मेल गेमेट से भी 23 सेल्स आ जाते हैं और फीमेल गेमेट से भी 23 सेक्स आ जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, सॉरी। सेक्स सेल में मतलब यानी कि मेल गेमेट जो होता है उसके सेल में 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं, और फीमेल गेमेट के भी सेल में 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, मिलकर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। वो एक अलग सा प्रोसेस है, तो फिर वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वो जो है ना डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरह होता है, तो फिर वो उसके बारे में इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।